मैंने आपको आज तक बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनाई हैं, मैंने आपको आज तक बहुत सारी क्राइम स्टोरीज सुनाई हैं, लेकिन तब क्या होगा जब इन दोनों का ही मिक्सचर बन जाए। जी हाँ, एक ऐसी क्रिमिनल और हॉरर स्टोरी आज आपके सामने मैं रखूंगा जिसे जानने के बाद आप यकीनन कहेंगे कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस कहानी को समझने के लिए हमें अमेरिका के मैसाचुसेट्स में जाना पड़ेगा और दिन था 16 मई 1970 का और इसी दिन यहाँ पर पैदा हुआ था डैनियल लैप्लांटे नाम का एक बच्चा। अब वैसे तो इसकी शुरुआती जिंदगी कैसी रही थी वो हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि जितना इसने बताया है पुलिस को वही आज तक चलता रहा है। इसने कहा कि इसके असली पिता के साथ इसकी माँ का तलाक हो चुका था, जिसके बाद इसका एक सौतेला बाप बना और इसके माँ और बाप दोनों ने ही मिलकर इसके बचपने को खत्म करके रख दिया। ये दोनों मिलकर उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे। स्कूल में भी ये जब ज़्यादा तो भी इसके यहाँ कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। स्कूल में सबके साथ ये लड़ता भिड़ता रहता। स्कूल के और बच्चे हमेशा इसे दूरी ही बना के रख रहे थे, क्योंकि ये हमेशा गंदे गंदे कपड़े पहन कर आता, इसके अंदर से अजीब सी बदबू आती रहती थी। इसलिए सभी बच्चों ने इसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जब इसके माता पिता को लगा कि उनका बच्चा यहाँ हाइपर एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो थोड़ा सा परेशान हो चुका है दिमागी रूप से, तो उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। अब उस साइकियाट्रिस्ट ने यहाँ इसके सेशंस लेने स्टार्ट किए और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उस साइकियाट्रिस्ट ने भी इस बच्चे का फायदा उठाया। ना करने की चीजें इस बच्चे के साथ करी, अब्यूजिव रहा, इसके यौन शोषण तक हुआ और इसके बाद ये बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। उस साइकियाट्रिस्ट ने तकरीबन 1 साल तक यहाँ लैप्लांटे के सेशंस लिए और इन 1 सालों बाद जब ये लैप्लांटे इन सेशन से बाहर निकल कर आया तब उसकी दिमागी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ क्योंकि लैप्लांटे के अच्छे दोस्त नहीं बन रहे थे तो उसने बुरी संगत की तरफ ट्राई किया और आपको पता है कि बुरी संगत हर किसी को एक्सेप्ट करती है, सिर्फ जाने वाला होना चाहिए। और यहाँ लैप्लांटे उसके अंदर जाने लगा। वो अपने जैसे ही बर्बाद लड़कों के साथ रहने लगा, सारा दिन नशे पते फूकने लगा। लेकिन यहाँ आपको पता ही होगा कि नशे पते फूकने के लिए पैसे चाहिए हैं। अब पैसे उनके पास तो कहाँ से आएंगे, वो तो कोई नौकरी नहीं करते, कोई काम धंधा नहीं करते। तो यहाँ इन्होंने चोरी चकारी करना स्टार्ट कर दिया। वो लोगों के घरों में घुसने लगे। लेकिन यहाँ लैप्लांटे के साथ एक दिक्कत थी, जहाँ उसके दोस्त जो उसके साथ चोरी वगैरह करने जाते थे वो उसके साथ किसी भी घर में घुसते, वहां से कीमती सामान उठाते और वहां से बाहर निकल आते। लेकिन लैप्लांटे ऐसा नहीं था। वो किसी के भी घर में घुसता, उसको कोई वहां सामान मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ वो अपनी अलग ही भसड़ मचा कर जाता था। वो किसी के भी किचन में चला जाता, वहां खाना वगैरह डालता, प्लेट्स में डालता, पानी वगैरह भरता ग्लास में, पानी भरता ग्लास में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भरता। यानी कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि जब भी इस घर के मालिक इस किचन में आए तो उनको ये लगे कि कोई यहाँ इस घर में आया था और वो यहाँ खाना पीना खाकर गया है। उसके मन में बस अब ये बैठ चुका था कि लोगों को डराना है। उनके घरों में जा जाकर उसको ये बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे कर वो अपने ग्रुप से अलग रातों को किसी के भी घर में घुस जाता, वहां बैठा रहता पूरी रात, बस देखता रहता कि घर में लोग जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही घर के लोग सोने चले जाते वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलता और सामान वगैरह इधर उधर बिखेर देता, फर्नीचर हिला देता, खटपट खटपट करता और जैसे कोई शोर शराबा सुनकर उठता इतनी देर में लैप्लांटे वहां से भाग लेता था। समय आ चुका था सन 1986 का और अब इस शहर में जहां लैप्लांटे रहा करता था उससे कुछ ही दूर यहाँ एक एंड्रयू नाम का आदमी भी अपने 2 लड़कियों के साथ रह रहा था। इस परिवार की जिंदगी भी यहाँ थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ एंड्रयू की पत्नी अभी अभी कैंसर से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और यहाँ अब एंड्रयू अकेला रह चुका था अपनी 2 बच्चियों के साथ। इसमें से पहली का नाम एनी जिसकी उम्र 15 साल की थी, दूसरी का नाम जेसिका जिसकी उम्र 8 साल की थी। अब इन दोनों बच्चियों का पेट पालने के लिए एंड्रयूज को दुगनी मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बाहर से भी पैसा लेकर आता और घर में भी उसे अपने काम अलग से करने पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको भी पता है कि ये जो 15, 16, 17 साल की उम्र होती है, चाहे वो लड़कों की हो या फिर लड़कियों की हो, ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके अंदर हमारा दिल हिचकोले खाता है, कभी यहाँ कभी वहां। हमें हर कोई बंदा अच्छा लगता है, हम हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही यहाँ 15 साल की एनी के साथ भी हो रहा था। वो एक आम टीनेजर लड़कियों की तरह अपनी दोस्तों के साथ लड़कों की बातें करती, कौन किसका कैसा क्रश है, कौन किसको कैसे पसंद करता है, उसको लड़के कैसे पसंद हैं, औरों को लड़के कैसे पसंद हैं। बस यही वो लड़कियों वाली बातें अपनी दोस्त लड़कियों से कर रही थी। और अब यहाँ फाइनली एक रात एनी के घर पर मौजूद
टेलीफोन पर एक फोन आया। अब ये फोन करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि लैप्लांटे ही था। लेकिन यहाँ जैसे ही एनी ने फोन उठाया, उस सामने वाले लड़के ने एनी से कहा कि वो डैनी बोल रहा है और मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैंने तुमको स्कूल में देखा था, एक दूसरे दोस्त के थ्रू मैंने तुम्हारा नंबर लिया है और मुझे तुमसे बात करनी है। अब एक 15-16 साल की लड़की जिसको इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है ज्यादा, अब वो ऐसी बातें सुनेगी तो ऑब्वियसली वो भी थोड़ी बहक जाएगी। अब ये एनी भी यहाँ बहक चुकी थी। दोनों ने यहाँ बातें करनी स्टार्ट करी। अब सामने से यहाँ डैनी ने बताया कि वो एक अच्छा खासा लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा मैच्योर लड़का है और दिखने में भी सुंदर है, उसके बाल भी यहाँ गोल्डन है और सब कुछ परफेक्ट है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसने ऐसा कहा एनी को। आने वाले कुछ हफ्तों तक ये दोनों लड़का लड़की अब एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहे। दोनों एक दूसरे के साथ दिल की फीलिंग शेयर करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ टाइम बीत चुका था तो डैनी ने एनी को कहा कि क्यों ना हम मिले, एक दूसरे को फेस टू फेस भी देख लें और कहीं बाहर घूमने चलें। एनी इसी टाइम का तो इंतजार कर रही थी। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही पापा कल बाहर जाएंगे अपनी जॉब पर तुम मुझे पिक कर लेना। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन यहाँ जैसे ही एनी के घर की डोरबेल बजी, एनी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, पहले से ही वो तैयार हो रखी थी, वो तुरंत यहाँ अपने दरवाजे पर गई। उसने दरवाजा खोला और सामने एक बहुत ही अजीब सा लड़का खड़ा था। अब ये अजीब सा लड़का यहाँ क्यों खड़ा था? क्योंकि यहाँ एनी ने तो सोचा था कि सामने एक बहुत ही स्मार्ट सा हट्टा कट्टा मैच्योर लड़का होगा, उसके गोल्डन बाल वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ सामने तो कुछ और ही भसड़ आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के ने तो सामने से पानी को छुआ तक नहीं है। इसके बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह थे, सारा शरीर इसका काला पड़ चुका था, हर जगह मैल चढ़ा हुआ था। अब इस चीज को देखकर एनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन यहाँ डैनी सामने खड़ा उसके मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि मैं ही तो हूँ जो तुमसे इतने टाइम से बात कर रहा था। अब एनी ने बजाय वहां सुंदरता के उसने सोचा कि ठीक है, जो भी है यही है, इसी से तो मैं बात कर रही थी, सभी फीलिंग्स भी इसके साथ शेयर करी हैं। तो एनी ने उसके साथ जाने का प्लान बना लिया। एनी और ये डैनी दोनों जाकर एक गाड़ी में बैठ गए और साइड में ही एक मेला लगा हुआ था उस टाइम पर, वो मेले में गए, वहाँ 1 घंटे तक घूमने लगे। लेकिन यहाँ भी ये डैनी एनी को काफ़ी चेप हो रहा था, बार बार उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, जिस वजह से यहाँ एनी ने सोचा कि क्यों ना वो यहाँ से निकल ले, मिल भी ली है, अब यहाँ से जाना ठीक रहेगा। 1 घंटे तक घूमने के बाद एनी ने डैनी को कह दिया कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे घर पर जाना है, पापा कभी भी आने वाले हैं। डैनी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, एनी को बैठाया, उसके घर आए, एनी को ड्रॉप कर दिया। डैनी वहां से जा चुका था, लेकिन ऐसा सिर्फ एनी को लग रहा था कि डैनी उसे छोड़कर यहाँ से जा चुका है। यहाँ कुछ और ही भयंकर होने वाला था। क्यों? क्योंकि यहाँ वो डैनियल उर्फ डैनी इसी घर के आसपास अब चक्री मार रहा था। वो इधर उधर खिड़कियों में झांक जाकर देख रहा था कि आखिर अंदर है क्या क्या। और संयोग से कहूँ या फिर मैं बदकिस्मती कहूँ, उस रात एनी और जेसिका घर पर अकेले रहने वाले थे। उनके पिता यहाँ एंड्रयूज घर पर नहीं आने वाले थे। तो यहाँ एनी और जेसिका को अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगी कि कैसे वो अपनी माँ के साथ खेला करते थे, उनके साथ उनका टाइम पास बहुत अच्छा होता था, वो उनका कितना ध्यान रखती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो किसी तरीके से अपनी माँ से बात करने की कोशिश करें। अब दोनों ने ये तो सोच लिया था कि वो अपनी माँ से बातें करेंगी किसी तरह शक्तियों से, लेकिन ये नहीं पता था कि वो जुगाड़ कैसे लगाते हैं। तो उनको बस इतना पता था कि वो 2-4 मोमबत्तियां जला के रखेंगी अंधेरे में और वो जोर जोर से गाने गाने लग जाएंगी जो उनकी माँ को पसंद है। और जस्ट यही तो करना होता है एक मरे हुए व्यक्ति से बात करने के लिए। उन्होंने सारा तामझाम उठाया, मोमबत्तियां उठाई, सीधा अपने घर की बेसमेंट में गई। दोनों बेसमेंट में जाते ही उन्होंने 4 मोमबत्तियां ऐसे जलाकर बीच में रख दी। दोनों आमने सामने बैठ गई और अब जोर जोर से अपनी माँ के पसंदीदा गानों को चिल्लाने लगी थी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। घर की डोरबेल बजी, उनको लगा उनकी माँ ही तो नहीं आ गई कहीं पर। वो सीधा घर के मेन दरवाजे पर गई और दोनों ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने उनके पिता खड़े थे। पिता को देखकर भी दोनों बहुत खुश हुई। दोनों ने अपने पिता को हक किया, खाना वाना खाया और जस्ट जाकर सो चुके थे। लेकिन जैसे ही अगले दिन यहाँ एंड्रयूज अपने काम धंधे पर गया, एनी और जेसिका अपने स्कूल गई। एनी और जेसिका स्कूल से वापस आ चुकी थी और घर में अब उनको अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। खटपट खटपट, नॉक 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 की आवाजें उनको आ रही थी। अब ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा डर भी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ उन दोनों को लग रहा था कि कहीं उन्होंने जाने अनजाने में अपनी माँ की आत्मा को तो नहीं छेड़ दिया, कहीं सच में ही उनकी माँ की आत्मा तो नहीं आ गई जो अब यहाँ इस तरीके से नॉक 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 कर रही है। जिस तरफ से आवाजें आती वो तुरंत दोनों लड़कियां वहां जाकर देखती, लेकिन वहां तो कोई नहीं होता। 1 सेकंड पहले आवाजें नॉक नॉक की यहाँ से आ रही थी, अगले ही पल वो आवाजें नॉक नॉक की दूसरी तरफ से आने लग जाती। अब ये चीज देखकर दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई। उन्होंने अपने पिता से इसके बारे में डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे हमने माँ से बात करने की कोशिश करी थी और उसके बाद से ही यहाँ घर में नॉक नॉक की या फिर खटपट की आवाजें आ रही हैं। रातों को अब ये परिवार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा।
क्योंकि यहाँ वो खटपट से ये तीनों व्यक्ति सो ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, अपसेट रहने लगे। इस बात को कंफर्म करने के लिए इन दोनों लड़कियों ने एक तरीका भी निकाल लिया कि क्या सच में उनके घर में कोई आत्मा है या नहीं। उन्होंने देखा कि घर में से सारा किचन का जो खाना है वो गायब होता जा रहा है और उन्होंने स्पेशल बाहर से एक फूड रैप जो हो, वहाँ आपको पता ही होगा कि पैकेज्ड खाना मिलता है, वो बाहर से लेकर आई और उन्होंने अपने घर की किचन में रख दिया और वहाँ से पर्दा डाला और जस्ट बाहर आ गई किचन से। 5 मिनट बाद जब उन्होंने किचन में जाकर देखा तो वो फूड रैप यानी कि वो पैकेज्ड खाना वहाँ पर था ही नहीं, वो कोई लेकर जा चुका था, कोई आत्मा उसे खा चुकी थी। एक रात ये दोनों लड़कियां यहाँ घर पर अकेली थी और अब फिर से यहाँ खटपट शुरू हुई। अब इस खटपट से परेशान हो चुकी दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गई। वो सीधा किचन में गई, उन्होंने वहाँ पर एक चाकू उठा लिया और चाकू लेकर अब दोनों उस खटपट को ढूंढने लगी। तो उनको पता चला कि उनकी खटपट तो ये नीचे घर के बेसमेंट से आ रही है। तो वो सीधा घर की बेसमेंट में गई और वहाँ जाकर उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन करी, उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, आओ और मुझे ढूंढो। आई एम इन योर रूम, कम एंड फाइंड मी। ये चीज देखते ही दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई। वो चाकू के साथ पकड़कर तुरंत अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ भागी, घर का दरवाजा खोला, वहां से निकलकर सीधा पड़ोसी के घर में आ चुकी थी। वहां खटपट करने लगी और जैसे ही पड़ोसी ने दरवाजा खोला, दोनों ने उसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे घर में हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पड़ोसी ने दोनों बच्चियों को अंदर लिया और उसके पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डरी हुई हैं बच्चियां। तो यहाँ एंड्रयूज ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों लड़कियों को अपने पास रख लो, आज मैं सुबह आऊंगा और इन दोनों को पिक कर लूंगा वहां से। दोनों लड़कियां अपने घर से निकलकर पड़ोसी के घर में जाकर सो चुकी थी। इस घटना के तकरीबन 2 हफ्तों बाद तक ये खटपट घर में चलती रही और एक दिन अचानक से ही ये खटपट बंद हो गई। सब कुछ शांत हो चुका था। यहाँ दोनों लड़कियों को लगा और उनके पिता को भी लगा कि शायद हो सकता है जो भी यहाँ था वो जा चुका है, जो भी भूत प्रेत जो भी कुछ था वो यहाँ से अब निकल चुका है। लेकिन ये उनकी खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली थी। क्योंकि यहाँ एक बार फिर से जब दोनों लड़कियां घर में अकेली थी, उनको फिर से खटपट सुनाई दी और अब की बार वो घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी और खटपट अब की बार ऊपर से आ रही थी एनी के कमरे से। और अब की बार फिर से इन दोनों लड़कियों ने किचन वाला चाकू उठाया, दोनों लड़कियां एनी के कमरे में ऊपर भागी गई और जैसे इन्होंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पीछे लिखा हुआ था, आई एम बैक, फाइंड मी इफ यू कैन। मैं वापस आ चुका हूं और मुझे ढूंढ कर दिखाओ अगर तुम ढूंढ सकते हो तो। ये चीज तो उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कुछ लिखा हुआ था जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया और इस पर ध्यान जाने वाला था कुछ ही मिनटों बाद। जी हाँ, ये चीज पढ़ते ही दोनों लड़कियां फिर से बाहर की तरफ भागी, वापस अपने उस पड़ोसी के घर गई और जाकर दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी को जगाया और जगाते ही उनसे कहा कि हमारे घर में फिर से वही सब चालू हो चुका है। पड़ोसी ने कहा, मैं देखता हूँ कौन है, मुझे चल के दिखाओ तुम क्या भसड़ मची हुई है तुम्हारे घर के अंदर। पड़ोसी अब यहाँ एंड्रयूज के घर में घुस चुका था। वो वहां देख रहा था कि खटपट कहाँ से आ रही है, लेकिन खटपट तो शांत थी। उन दोनों बच्चों ने कहा कि यहाँ ऊपर एनी के कमरे से आ रही है। वो पड़ोसी यहाँ दोनों बच्चों को लेकर एनी के कमरे में गया और उन बच्चों ने यहाँ उस आदमी को वो गेट के पीछे लिखा हुआ दिखाया, आई एम बैक, फाइंड मी इफ यू कैन। लेकिन नीचे लिखा हुआ था, मैरी मी, मुझसे शादी कर लो। एंड्रयू यहाँ इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो अपनी दोनों बच्चियों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ उसने कुछ दिनों तक अपनी जॉब से छुट्टी ले ली और वो घर पर ही रहने लगा। और इसी घर पर रहते हुए उसको फिर से रात को अब की बार कुछ खटपट सुनाई नहीं दी। वो जस्ट पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला ही था, तभी यहाँ उसे घर के लिविंग हॉल में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी और दूसरा यहाँ उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और उसकी विग लगाई हुई थी, विग के बाल सारे आगे की तरफ से। अब जैसे ही एंड्रयू ने देखा कि सामने व्यक्ति खड़ा है, अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए वो तुरंत यहाँ उस आदमी के ऊपर टूट पड़ा। लेकिन अब उस आदमी के पास हथियार थे, उस हथियार से तुरंत यहाँ एंड्रयू के ऊपर कई वार किए। एंड्रयू घायल हो चुका था और इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी वहां से फरार हो गया। लेकिन जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डैनियल लाप्लांटे ही था। इसके अलावा एक और इंसिडेंट यहाँ ब्रायन ने बताया कि एक दिन वो अपने घर की अलमारियों को देख रहा था और अलमारियों के साइड में आपको भी पता होगा कि एक शोकेस लगा होता है, शीशे का बाहर गेट होता है उसमें, और अंदर कुछ भी हम सजाने का सामान रखते हैं। अब बाहर के देशों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है और उसी शोकेस में यहाँ ये व्यक्ति अपना मेकअप करके स्टैचू बन के खड़ा हुआ था बहुत देर से। ब्रायन उसे देखे जा रहा है। ब्रायन को लग रहा था कि शोकेस मैं कब लेकर आया, लेकिन उसने कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया। और बाद में जब यहाँ वो आदमी उसके साथ भिड़ा, तब उसने बताया कि ये आदमी तो उस दिन मेरे
सामने खड़ा था और अगर मैं उस दिन इसे झप लेता तो आज ये शायद नौबत ना आती। खैर अब यहाँ वो खटपट वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी थी, लेकिन घायल अवस्था में ही एंड्रयूज ने अपने टेलीफोन से पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ घर की तलाशी ली गई। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि अलमारियों के पीछे ही एक दरवाजा, खुफिया दरवाजा पुलिस को मिला, जो कि एंड्रयू को भी नहीं पता था कि उसके घर में मौजूद है। पुलिस ने उस दरवाजे को खोला और उस दरवाजे के पीछे एक बंद कमरा मौजूद था और उस बंद कमरे में काफी सारा सामान पड़ा हुआ था, काफी सारी गंदगी पड़ी हुई थी। यहाँ पुराने कपड़े जो कि ऑब्वियसली एनी, जेसिका और एंड्रयूज के थे, वो सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए थे जो कि उनके गुम हो चुके थे। इसके अलावा यहाँ कुछ खाया पिया हुआ खाना, बियर के कैंस, कोल्ड ड्रिंक के कैंस, एक पुराना सा तकिया और यहाँ काफ़ी सारे नोट्स पड़े हुए थे जिनके ऊपर ऐसे ही कीड़े मकोड़े मारे गए थे, कुछ लिखा नहीं गया था। अब ये चीज़ देखकर पुलिस भी हैरान, बाबूजी आपके घर में कोई रह रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या? एंड्रयू कह रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं लग पा रहा था। खैर यहाँ पुलिस को ढूंढते ढूंढते इस घर की दीवारों में काफी जगह जहाँ इंसुलेशन भरी जाती है, आपको पता ही होगा कि बाहर के जो घर होते हैं बाहर के देशों में, वो लकड़ियों के दीवारें बनाई जाती हैं और बीच में इंसुलेशन भरी जाती है ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना जाए और बाहर की ठंड अंदर ना आए। उस इंसुलेशन को हटा कर यहाँ उस डैनियल लेप्लांटे ने अपने लिए रास्ता बना रखा था इस घर के चारों तरफ दीवारों के अंदर मौजूद रहते हुए घूमने का। वो जहां मर्जी चाहता इस इंसुलेटर को हटाकर घर के किसी भी कमरे में जा सकता था, वो भी किसी को बिना पता चले। इतना ही नहीं, यहाँ पुलिस को घर की दीवारों में छोटे छोटे छेद भी हुए मिले और बाद में पता चला कि इन छेदों के सहारे वो व्यक्ति जो कि इस घर में काफी टाइम से रह रहा था, वो इस परिवार के ऊपर नजर रख रहा था। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि टोटल यहाँ डैनियल लेप्लांटे 2.5 महीनों तक इस घर में रहा, इस घर का खाना वाना खाया, घर के लोगों को परेशान किया, उनको डराया। स्निफर डॉग्स को यहाँ पर बुलाया गया और स्निफर डॉग्स ने जब उस व्यक्ति की स्मेल करी तो उस स्मेल का पीछा करते करते वो तुरंत यहाँ डैनियल लेप्लांटे के घर पर पहुंच चुके थे और डैनियल लेप्लांटे को शक के बिहाफ पर झप लिया गया। अभी तो यहाँ जस्ट शक के लिए उठाया था, लेकिन जैसे उठाया उसने सब कुछ बोलना शुरू कर दिया कि हाँ जी मैं ही रह रहा था। शिनाख्त करने के लिए एंड्रयू के परिवार को और दोनों लड़कियों को बुलाया गया और जब लड़की ने देखा कि ये बसड़ यहाँ कहाँ से आ गई, इसके साथ तो मैं 2-2.5 महीने पहले डेट पर गई थी, ये यहाँ पुलिस ने ऐसे क्यों बिठा रखा है। तो यहाँ जब एनी ने पुलिस वाले से पूछा कि इस लड़के को तो मैं जानती हूँ, इसका नाम तो डैनी है। पुलिस वाले कह रहे हैं कौन डैनी है, तो डैनियल लेप्लांटे है। कहती है कि नहीं ये डैनी है, मैं इसके साथ घूमने गई थी, मैं इसके साथ डेट पर जा चुकी हूँ और ये तो सही लड़का था, लेकिन आपने इसको क्यों उठा रखा है। पुलिस वालों ने बताया कि 2.5 महीनों से जो खटपट आप सुन रहे थे, ये फ्री का रेडियो जो आपको नचा रहा था घर में, यही है, यही आपको परेशान कर रहा था। एनी भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अब टोटल यहाँ डैनियल लेप्लांटे को 10 महीनों तक रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि सुधार गृह में रखा गया और अक्टूबर 1987 तक आते आते उसकी यहाँ सजा पूरी हो चुकी थी और अब वो बाहर आ चुका था। उसकी माँ ने यहाँ पर इसकी जमानत ली थी ताकि इसका लड़का बाहर आकर अपनी जिंदगी अच्छी बना सके, अपने आप को सुधार सके। लेकिन इस सुधार गृह में रहते हुए इसका जो पहले से ही बर्बाद हो चुका दिमाग था वो और ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। यहाँ उसने बाहर निकलते ही अपने कुछ और प्लान्स बना लिए थे और अब की बार प्लान होने वाले थे बहुत ज़्यादा भयंकर। जैसे ही वो बाहर निकला वो एक घर में गया और इस घर का अंदाजा उसे अच्छे से था कि ये घर वहाँ के एक मिलिट्री पर्सनल का था। यहाँ उसे पता था कि जरूर से हथियार, वेपन वगैरह मिल जाएंगे और जैसे ही वो रात के टाइम उस घर में घुसा, उसको वहाँ पर एक ड्रॉर में रखी हुई 2 पिस्टल्स मिल गई। अब उस 2 पिस्टल्स को यहाँ उसने चुरा लिया और अब वो अपने फरारी काट रहा था। और दिन आया 1 दिसंबर 1987 का, जब सुबह यहाँ डैनियल लेप्लांटे एक बार फिर से अपने खुद के घर पे पहुंचा। वहां जाकर उसने खाना पीना खाया। जो 2 पिस्टल्स इसने चुराई थी उसमें से एक को अपनी जेब में रखा, फुली लोड किया। खाना पीना खाकर वो अपने घर से बाहर निकला और तकरीबन वहां से 1 किलोमीटर दूर गुस्टाफन फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक जोड़ा और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। इस जोड़े में महिला का नाम प्रिसिला जिसकी उम्र 33 साल की थी और आदमी जिसका नाम भी एंड्रयूज ही था उसकी उम्र यहाँ 34 साल की थी। ये वाला एंड्रयू अलग है, वो वाला एंड्रयू अलग था, ये ध्यान रखिएगा आप। ये दोनों यहाँ रहा करते थे। इनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। खुशी की बात ये थी कि इस टाइम पर यहाँ प्रिसिला प्रेग्नेंट थी और तीसरे बच्चे के यहाँ वो इंतजार में थे। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि अब उनको घर में एक और फैमिली मेंबर को वेलकम करना था। सुबह यहाँ एंड्रयू अपने घर से निकलकर अपने काम धंधे पर जा चुका था। घर में पीछे यहाँ मौजूद थे प्रिसिला और उसका छोटा लड़का विलियम। एबिगेल जो कि बड़ी लड़की थी वो उस टाइम पर स्कूल गई हुई थी
और जल्दी ही अब कुछ देर बाद वो स्कूल से वापस भी आने वाली थी। तकरीबन दोपहर के 12 बजे यहाँ डैनियल लाप्लांटे अपने जेब में एक पिस्तौल लेकर वो इस घर के गेट पर पहुंचा। घर का दरवाजा खटखटाया। प्रिसिला ने दरवाजा खोला। सामने डैनियल लाप्लांटे को खड़ा हुआ देखा, क्योंकि यहाँ प्रिसिला डैनियल को नहीं जानती थी। उसने पूछा कि हाँ जी बताओ कौन। यहीं से पहले कि डैनियल कुछ बोलता, उसने प्रिसिला का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ धक्का दिया और खुद भी यहाँ अंदर आ चुका था। घर का मेन गेट उसने खुद बंद किया और डैनियल ने अब यहाँ अपनी पिस्तौल निकाली, प्रिसिला के ऊपर रखी और उसको जबरदस्ती पकड़कर ऊपर मौजूद सीढ़ियां चढ़कर प्रिसिला के कमरे में ले गया। वहां जाकर उसने पहले तो प्रिसिला की बहुत बुरे तरीके से पिटाई करी और उसके बाद यहाँ उसके साथ बलात्कार किया। सोचकर देखिए उस टाइम पर यहाँ प्रिसिला प्रेग्नेंट थी। ये कांड करने के बाद वो यहाँ नहीं रुका। उसने साइड में ही मौजूद एक तकिए को उठाया। अब क्योंकि यहाँ प्रिसिला उस टाइम पर रोए जा रही थी, उसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, उसने प्रिसिला को उल्टा कर दिया, मतलब कि उल्टा लेटा दिया। मुंह उसका नीचे की तरफ था और पीछे से यहाँ उस तकिए को उसके सिर के ऊपर रखा और अपनी जेब में रखी हुई पिस्तौल को निकाला और सीधा उस तकिए के ऊपर 2 बार फायर कर दिए। उसने तकिया यहाँ इसलिए रखा था ताकि गोली की आवाज़ को थोड़ा बहुत दबाया जा सके, क्योंकि यहाँ उसने अपनी पिस्तौल के ऊपर साइलेंसर नहीं लगा रखा था। 2 फायर करने के बाद यहाँ प्रिसिला इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके जो पेट में बच्चा था वो भी उसी टाइम पर मर चुका था। अब बारी थी यहाँ 5 साल के विलियम की, जो कि उस घर में मौजूद था और उस टाइम पर खेल रहा था। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि ऊपर उसकी माँ की मौत हो चुकी है। डैनियल लाप्लांटे सीधा नीचे आया। उसने देखा कि यहाँ छोटा बच्चा खेल रहा है। उस बच्चे को उठाया। गोली से नहीं मारना चाहता था वो, उसको सीधा बाथरूम में ले गया। बाथरूम में लेकर जाने के बाद उसने उस बाथरूम के बाथटब में पानी भरना शुरू किया और जब तक वो पानी भर रहा था तब तक वो विलियम के साथ अच्छे से खेल रहा था, उसके साथ हाथ पकड़ पकड़ कर। और जैसे ही पानी भरा उसने विलियम को उठाया, सीधा यहाँ उस बाथटब में डुबो दिया और तब तक डुबो कर रखा जब तक विलियम की मौत नहीं हो गई। जब ये सारा काम हो ही चुका था तभी यहाँ घर की डोरबेल फिर से बजी। लाप्लांटे वहां गया। उसने दरवाजे में जो छेद बना होता उसमें से देखा कि बाहर एबिगेल खड़ी है, यानी कि इस घर की लड़की। उसने दरवाजा खोला। सामने एक अनजान आदमी को देखकर एबिगेल घबरा गई। वो पूछने लगी कि आप कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो। डैनियल लाप्लांटे ने एबिगेल को भी पकड़ के खींचा, दरवाजा बंद किया, चिटकनी लगाई और सीधा यहाँ एबिगेल के स्कूल बैग को फेंक कर उसे भी यहाँ उठा कर ले गया सीधा उस बाथरूम में जहाँ उसने वो बाथटब भरा हुआ था। बाथटब में अपने भाई की लाश को इस तरह से तैरता देख एबिगेल भी घबरा गई। तुरंत यहाँ वो चिल्लाने ही वाली थी कि इससे पहले डैनियल लाप्लांटे ने एबिगेल के मुंह को पकड़ा और उसे भी उठाकर उसी बाथटब में डुबा दिया और तब तक डुबा कर रखा जब तक एबिगेल यहाँ दम नहीं तोड़ चुकी थी। तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे। एंड्रयू अब अपने काम से वापस लौट कर आया। उसने घर की डोरबेल बजाई लेकिन कोई दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया। उसने दरवाजा खटखटाया और जैसे वो खटखटा रहा था दरवाजा अपने आप ही खुल गया। उसको लगा कि शायद हो सकता है मेन दरवाजा वो अंदर वाले बंद करना भूल गए हों। वो सीधा अंदर की तरफ गया लेकिन उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। पूरा घर सजा हुआ था क्योंकि यहाँ अब क्रिसमस आने वाला था, इसलिए यहाँ वो सजावटें साफ दिख रही थी। लेकिन इस सजावट के बीच में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अपने दोनों बच्चों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। वो सीधा यहाँ ऊपर प्रिसिला को ढूंढते हुए उसके कमरे में गया और जाकर देखा यहाँ कि ये कमरा तो पूरा खून से भरा हुआ है और यहाँ उसकी पत्नी इस बेड के ऊपर मृत पड़ी हुई थी। अपनी पत्नी की लाश देखने के बाद उसे अपने दोनों बच्चों की टेंशन हुई। अपने बच्चों को आवाज़ मारता हुआ वो पूरे घर में ढूंढ रहा था और फाइनली नीचे बाथरूम का दरवाजा उसने खोला और सामने बाथटब में उसने अपने दोनों बच्चों की लाशों को पड़े हुए देखा। ये चीज़ देखते ही एंड्रयू बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो घर से बाहर गया, पड़ोसी के घर गया, जाकर उसे सारा मैटर बताया, पुलिस को कॉल करी और अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। तीनों लाशों को बरामद किया गया और सोच कर देखिए यहाँ 3 व्यक्ति जिनका कोई कसूर नहीं था, जो डैनियल लाप्लांटे को जानते तक नहीं थे, फिर भी यहाँ वो डैनियल लाप्लांटे इनके साथ कांड बैठा गया। पुलिस जब इस घर की जांच कर रही थी तो उनको यहाँ पर एक बियर का कैन भी मिला जो कि आधा पिया हुआ था। मतलब यहाँ डैनियल लाप्लांटे अपने काम में इतना टाइम ले रहा था कि उसको पूरी परफेक्शन चाहिए थी। वो यहाँ पर ये कांड बैठाने के बाद आधा कैन बियर भी पी कर गया था। इसके अलावा यहाँ पुलिस को उस बेड के ऊपर सीमन सैंपल्स भी मिले। दूसरी तरफ यहाँ 22 कैलिबर के शेल्स जो कि
ऑब्वियसली यहाँ उस पिस्टल से निकले थे वो भी यहाँ पुलिस को बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत यहाँ पर पुराने हिस्ट्री शीटर्स की एक लिस्ट बनाई जो ऐसे काम पहले करते आए थे। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि डैनियल लाप्लांटे का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए डैनियल लाप्लांटे का भी नाम इस लिस्ट में मौजूद था। 2 दिसंबर 1987 की सुबह यहाँ पुलिस डैनियल लाप्लांटे के घर पहुंच चुकी थी और डैनियल लाप्लांटे अंदर बैठकर आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रहा था। पुलिस ने उसे उठाया, स्टेशन लेकर आई और उसे पूछताछ करने लगी। उसे पूछा कि बता तू कहाँ था कल जब ये सारा कांड हुआ। उसने कहा बाबूजी मैं तो अपने घर पर ही था, टीवी देख रहा था, बाद में शाम को हमें एक पार्टी में जाना था, आप उन पार्टी मेंबर से पूछ लीजिए, हम तो सारे साथ में ही थे। पुलिस ने कहा ये कांड तो दोपहर में हुआ है, शाम को तो पार्टी में गया होगा, लेकिन ये बता दे दोपहर में कहाँ था। बाबूजी मैं तो अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, जिस पोजीशन में आज आपने उठाया है मेरे को, मैं कल इस टाइम पर बिल्कुल इसी पोजीशन में था। तो आप मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सुधर चुका हूँ, मुझे छुट्टी दे दो। पुलिस ने उसे छुट्टी दे भी दी, निकाल दिया। लेकिन एक बार फिर से यहाँ 3 तारीख को अगले दिन पुलिस को कुछ पूछना था और जैसे ही वो पुलिस अब अपना तामझाम उठाकर टीमों के साथ डैनियल लाप्लांटे के घर पहुंची, डैनियल लाप्लांटे ने दूर से ही खिड़की में देख लिया था कि पुलिस उनके पास आ रही है। वो घर के पिछले दरवाजे से पुलिस को देखकर भागने लग गया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भागते हुए देख लिया था। उसका पीछा भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो बहुत तेज स्पीड में सामने मौजूद जंगलों के रास्ते से होते हुए कहीं निकल चुका था। ये काम होता देख पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये लड़का यहाँ से भगा है तो ऑब्वियसली ये कुछ छुपा रहा है, इसको कुछ ना कुछ पता है, ये जो कांड हुआ है इससे रिलेटेड इसकी कोई जानकारी इसके पास जरूर है। पुलिस जब यहाँ गुस्टाफन फैमिली के घर को सर्च कर रही थी तो उनको यहाँ पर फुटप्रिंट्स वगैरह मिले थे जो कि कीचड़ से भरे हुए थे और बिल्कुल उसी फुटप्रिंट के जो जूते हैं वो यहाँ डैनियल लाप्लांटे के भी थे और वही जूते अब यहाँ पुलिस को मिल चुके थे। इसके अलावा यहाँ डैनियल लाप्लांटे के घर से गीले दस्ताने मिले जो कि सुखाने के लिए लगाए हुए थे और कमाल की बात यहाँ ये थी कि गीले दस्ताने पहनकर ही यहाँ अपने फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए डैनियल लाप्लांटे ने इन तीनों व्यक्तियों को मारा था। जब वो उन दोनों बच्चों को उठाकर बाथटब में उनको डुबा रहा था तब उसके दस्ताने गीले हो चुके थे और उन्हीं दस्तानों को अब यहाँ डैनियल लाप्लांटे अपने घर पर सुखाए हुए था। तीसरी चीज़ यहाँ पुलिस को वो पिस्टल भी मिल चुकी थी 22 कैलिबर की, जिसके शेल्स यहाँ पुलिस को गुस्टाफन फैमिली में मौजूद प्रिसिला के कमरे से मिले थे। चौथा यहाँ पुलिस को डैनियल के कई सारे फिंगरप्रिंट्स प्रिसिला के शरीर के ऊपर मिले थे और वो फिंगरप्रिंट्स यहाँ डैनियल से प्रॉपरली मैच कर रहे थे। तो ये सब कुछ इतना काफी था पुलिस के लिए, पुलिस के पास ये साबित करने के लिए कि यही इस कांड के पीछे जिम्मेदार है और अब इसी को पकड़ना है, कोर्ट में पेश करना है, बस काम खत्म, केस क्लोज। ये डैनियल किस टाइप का क्रिमिनल था मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया। मतलब कि एक होती है मूर्खता और एक होती है उस मूर्खता के भी पीछे लठ लेकर पड़ जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पागल ने कांड का तो प्लान कर लिया था कि कांड करना है बस और ऐसे करना है। 2 सामान उसने चुरा लिए थे, मतलब कि वो पिस्टल, और बस इसी पिस्टल से किसी की जान लेनी है। लेकिन यहाँ इस मूर्ख ने ये नहीं सोचा कि इस कांड करने के बाद इस कांड को छुपाना कैसे है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर कुछ भी छोटा मोटा भी अगर वो कुछ करता तो पुलिस उसके पीछे पड़ने वाली थी। यहाँ तो 3 लोगों को वो निपटा चुका था, पुलिस तो उसके पीछे हाथ पैर मुंह ना धो के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ उसे अब ये नहीं पता था कि फरारी कैसे काटनी है और दूसरा अपने आप को बचाना कैसे है। वो सीधा पुलिस को देखते ही घर से बाहर भागा, जंगलों के रास्ते होते हुए एक सड़क से उसने अपने ही जेब में दूसरी पिस्टल जो उसके पास मौजूद थी उसके बल पर उसने गाड़ी को रुकवाया और उस गाड़ी में एक महिला बैठी हुई थी और उस महिला से कहा कि मुझे अपने घर ले चलो सीधा। अब सामने यहाँ गोली रखी हुई है तो महिला क्या ही करती, उसने डैनियल लाप्लांटे को अपनी वैन में बैठाया और सीधा अपने घर ले आई। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंची डैनियल लाप्लांटे उसकी वैन से उतरा ही नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी वैन में ही बैठा हूं, तुम जाओ यहाँ से फटाफट से। अब वो महिला अपने घर में गई, उसने टीवी चलाया और टीवी पर यहाँ डैनियल लाप्लांटे की फोटो आ रही थी। पुलिस उसे वांटेड बता रही थी। महिला की वैन में यहाँ डैनियल छिपा हुआ था। उसने तुरंत यहाँ पुलिस को फोन कर दिया कि बाबूजी फटाफट आ जाओ अपना तामझाम लेकर, आपका शिकार यहाँ मेरे पिंजरे में कैद है। पुलिस तुरंत पहुंची वहां पर और सीधा उस वैन के साथ ही डैनियल लाप्लांटे को भी उठा लिया। पुलिस ने उसे तुरंत कोर्ट में पेश किया और अब क्योंकि वो एक अडल्ट बन चुका था उसके ऊपर किसी तरह का कोई रहम नहीं खाया जाने वाला था। 3 मर्डर के चार्जेस यहाँ उस पर लगे और अब उसे सजा का भी ऐलान किया जाना था। अक्टूबर 1988 में यहाँ डैनियल का ट्रायल स्टार्ट किया गया और उसमें यहाँ उसने खुद को इनोसेंट बताया कि मैंने यहाँ बाबूजी ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे फिर से घर जाने दो। जज ने कहा नहीं ब्रो, अभी नहीं भेजेंगे आपको, अभी आपका ट्रायल चलेगा और उसके बाद हम आपको छोटी सी सजा सुनाएंगे। ट्रायल के दौरान यहाँ उसके चेहरे पर 1% भी अफसोस नहीं था, इसलिए यहाँ जज ने उसे सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ उसे 3 बार
लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वो भी बिना पैरोल के, बिना जमानत के। मतलब कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। जब उसे सजा सुनाई जा चुकी थी तो इस सजा के खिलाफ डैनियल के वकील ने एक पिटीशन दायर किया और उसमें कहा कि इस बच्चे का जो चाइल्डहुड था, बचपना जो था, वो बहुत गंदा रहा है। यहाँ ना सिर्फ उसके माँ बाप ने उसे अब्यूज किया बल्कि उस अब्यूज से परेशान होकर वो अपना इलाज करवाने के लिए जिस साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, उस साइकियाट्रिस्ट ने भी इस बच्चे का फायदा उठाया। और इसके बाद तो यहाँ जैसे ही उसे सजा सुनाई गई, उसे जेल में रखा गया, उसके बाद यहाँ इसने अलग अलग पिटीशंस दायर करने स्टार्ट कर दिए। हर तरह की अपील कर रहा था। अपील यहाँ वो इस चीज की भी कर रहा था कि जब पुलिस मुझे यहाँ अपने घर पर उठाने के लिए आई थी तब उनके पास वारंट नहीं थे। अगर वो मुझे बताकर आते, अगर मेरे घर के वारंट उनके पास होते तो वो आकर मुझे अंदर उठा सकते थे, लेकिन वो तो बिना वारंट के आए थे, इसलिए वो गैर कानूनी रूप से यहाँ तक पहुंचे थे और मुझे मजबूरन वहां से भागना पड़ा था। सन 2000 में यहाँ वो एक बार फिर से अपनी एक अपील लेकर कोर्ट में पहुंचा और उसमें कहा कि मुझे जो मेरे साथ के जो कैदी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो मुझे बार बार छेड़ते हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं, मेरी जेल बदल दी जाए। जेल तो नहीं बदली, जज ने उसकी सेल बदल दी और उसे अब एकांत कारावास में डाल दिया। तो अकेला रहे, खुश रहे आराम से। लेकिन यहाँ वो फिर से जज को ऐसे देख रहा है मुंह लटका के, बाबूजी मैंने आपको ये कहा था कि मेरी जेल बदल दो, मुझे कहीं और डाल दो। जज ने उसे एकांत में ही डाल दिया। सन 2013 में वो एक और अपील लेकर कोर्ट में पहुंचा और कहा कि ये जो जिस जेल में मैं रहता हूँ और इस जेल का जो डायरेक्टर है उसे गोली मार दो। इस चीज़ की अपील मैं आपसे करता हूँ, जज साहब से वो कह रहा था। जज ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि मैं सुबह सुबह जब भी उठ के एक्सरसाइज करता हूं तो ये डायरेक्टर मुझे अजीब नज़रों से देखता है और ना सिर्फ देखता है बल्कि मुझे परेशान भी करता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस जेल के डायरेक्टर को गोली मार दी जाए। जज ने कहा बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, आपकी बात ठीक है, आपको थोड़ा और एकांत करना पड़ेगा। क्यों ना हम आपको एक जो सेल होती है, जो बंद होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक खिड़की होती है, उसके अंदर डाल दें, फिर आपको कोई नहीं देख पाएगा। डैनियल ने कहा नो बाबूजी, ऐसे मत करो, मुझे ऐसे ही रहने दो जैसा है, बस इस डायरेक्टर को बोल दो कि वो थोड़ी कम नजर मेरे ऊपर रखे। लिटरली वो ये बातें कर रहा था जज के साथ। 2017 में यहाँ उसने एक बार फिर से अपनी जमानत के लिए अपील दायर करी, लेकिन जहाँ उसको उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी जमानत हो जाएगी, वहीं जज ने उसे कहा कि 2032 में आइयो और तब देखेंगे कि तुझे जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसके बाद यहाँ उसने गुस्टाफन फैमिली से माफ़ी भी मांगी। उसने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा कि मेरी वजह से जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। उस टाइम पर मैं छोटा था, अब मैं यहाँ जेल में रहते हुए देख रहा हूँ कि कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। जो भी मैंने किया वो गलत किया। एक 5 साल का लड़का कभी 6 साल का नहीं हो पाएगा, एक 8 साल की लड़की कभी 9 की नहीं हो पाएगी और एक माँ अपने तीसरे बच्चे को कभी जन्म नहीं दे पाएगी। ऐसी ऐसी लाइंस उसने यहाँ लिखी हुई थी। जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। खैर ये थी आज की कहानी। आज भी यहाँ डैनियल लाप्लांटे मैसाचुसेट्स की ही एक जेल में बंद है जिसका नाम नॉर्थफॉर्क है। उस जेल में आज भी वो अपनी सज़ा काट रहा है। 2032 का आने का इंतज़ार कर रहा है जब वो यहाँ अपनी पैरोल के लिए अप्लाई करेगा। खैर अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं इसी तरह की स्टोरीज़, ये छोटी छोटी रील्स डालता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट बिस्वा गोपे को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।